प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा स्पीकर पद का आज चुनाव होगा। सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर पद का आज चुनाव है। सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। ओम बिरला के सामने कांग्रेस के सुरेश हैं। आज 48 साल बाद लोकसभा स्पीकर का ये चुनाव हो रहा है। आज पक्ष और विपक्ष ने व्हिप में जारी कर दिया है, निर्देश दे दिया है कि सभी सांसद को सदन में रहना होगा। तो आपको बता दें कि सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा स्पीकर पद का आज चुनाव होने वाला है। ओम बिरला के सामने है कांग्रेस के सुरेश। आज 48 साल बाद ये लोकसभा स्पीकर का चुनाव ये बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष ने एक व्हिप जारी किया है कि सदन में रहने को ये सांसद को व्हिप जारी किया गया है। तो पक्ष की ओर से विपक्ष की ओर से व्हिप जारी किया गया है ताकि सदन में सांसदों का रहना बेहद जरूरी होगा। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव होने वाला है। सुबह 11 बजे ये वोटिंग होगी और दोनों पक्षों की ओर से, पक्ष और विपक्ष की ओर से यहाँ पर वोटिंग होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लोकसभा स्पीकर किसके वोट से होता है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव और इस चुनाव को लेकर लगातार सभी की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है। सुबह 11 बजे ये वोटिंग होगी। अब से कुछ ही देर बाद ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 48 साल बाद ये एक बड़ा इतिहास अपने आप में पक्ष और विपक्ष ने एक व्हिप जारी किया है कि सदन में सभी सांसदों का रहना बेहद जरूरी होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि ओम बिरला और के सुरेश के राजनीतिक सफर के बारे में क्या कुछ इतिहास रहा है। तीसरी बार लोकसभा सांसद बने हैं ओम बिरला। के सुरेश 8वीं बार लोकसभा के सांसद बने। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से तीसरी बार सांसद बने। के सुरेश 27 साल की उम्र में बने थे पहली बार सांसद। 3 बार कोटा से विधायक रहे ओम बिरला। के सुरेश मावेलिक्कारा सीट से 8वीं बार जीते। ओम बिरला की बात करें तो 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। वहीं के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद चुने गए। ओम बिरला साल 1997 में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। वहीं के सुरेश 1989, 1991, 1996 और 1999 में अदूर लोकसभा सीट से जीते। ओम बिरला 2003 में कोटा दक्षिण सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो वहीं के सुरेश 1998 और 2004 में चुनाव हारे। ओम बिरला 2008 में कोटा दक्षिण से विधायक निर्वाचित हुए। के सुरेश 2009 से लगातार मावेलिक्कारा से जीते। ओम बिरला 2013 में लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। तो वहीं के सुरेश 2009 में यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। ओम बिरला 2014 लोकसभा चुनाव में कोटा सीट से पहली बार जीते। तो वहीं के सुरेश की बात करें तो कांग्रेस की केरल इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। ओम बिरला 2014 में संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। ओम बिरला 2014 में संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। इसी तरह ओम बिरला 2019 की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वहीं के सुरेश एआईसीसी सचिव के रूप में कर चुके हैं काम। तो इससे बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी गोरखपुर, सीएम योगी के गोरखपुर दौरे पर है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का ये दौरा। गोरखपुर के दौरे पर है। मंदिर में पूजा अर्चना भी करते नजर आए हैं। गौशाला में सीएम योगी ने गौ सेवा भी किया है। गोरखनाथ मंदिर आवास पर बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। देखिए तस्वीर, जब पूजा अर्चना करने के लिए गोरखधाम मंदिर में पहुंचे हुए थे और यहाँ पर गौ सेवा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गोरखपुर से। गौशाला में सीएम योगी ने गौ सेवा भी की है और ये तस्वीर आपके सामने है। गोरखनाथ मंदिर आवास पर अभी फिलहाल बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ यहां पर मीटिंग ले रहे हैं। गोरखपुर से ये बड़ी जानकारी। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है, साथ ही गौ सेवा भी किया है और तस्वीर आपके सामने है किस तरह से पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंचे, उसके बाद गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं।
फिलहाल खबर ये कि मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक कर रहे हैं, तमाम तरीके की यहां पर जानकारी ले रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। सुभाष, मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर हैं और फिलहाल वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक कितना कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल खुशबू, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है और आपको बता दें कि दूसरे दिन ही सुबह बारिश झमाझम हुई है गोरखपुर में और इसी बारिश के बीच उन्होंने मंदिर भ्रमण किया। मंदिर भ्रमण करने के बाद उन्होंने गौशाला में गौ सेवा की और साथ ही एक बैठक अब शुरू हो चुकी है, जिस बैठक में एक गंभीर मामला है कि असुरन पिपराइच 4 लेन निर्माण को लेकर सर्वे चल रहा है और इस सर्वे को लेकर व्यापारियों का विरोध है। विरोध इस बात का है कि लगभग 400 से लेकर 600 की दुकान उस रोड पे पड़ती है जो पूरी तरीके से टूट जाएगी इस 4 लेन के निर्माण को लेकर। तो व्यापारी पूरी तरीके से नाराज हैं और 2-3 दिन पहले उन्होंने डीएम से मिलकर इसकी शिकायत भी की थी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसको लेकर जिलाधिकारी के साथ साथ लोक निर्माण विभाग और जीडीए के साथ साथ नगर निगम के अधिकारियों के साथ अभी बैठक कर रहे हैं और ये रास्ता निकाल रहे हैं कि जो व्यापारी हैं वो नाराज भी ना हो और जो निर्माण होना है यानी कि 4 लेन निर्माण होना है वो निर्माण भी हो सके। तो कहीं ना कहीं आज व्यापारियों को जो है उम्मीद की जाती है कि एक बड़ी राहत मिलने वाली है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बैठक चल रही है। जी सुभाष, आगे का शेड्यूल क्या है मुख्यमंत्री का, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे की शेड्यूल यह है कि गोरखपुर से लखनऊ जाने की जो है उनकी चर्चा है कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री इस बैठक के बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुभाष गुप्ता तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर ये कि गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गौशाला में सीएम योगी ने गौ सेवा की है और आपको बता दें कि अभी फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तमाम तरीके की जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि विभिन्न मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। गोरखपुर की तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, उसके बाद गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा है आज। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सहीबाबाद साइड 4 इलाके में स्थित है सील कंपनी। इस कंपनी में आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करने वाले हैं। आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत करेंगे। 50 साल होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। ये बड़ी जानकारी आपको गाजियाबाद से दे रहे हैं। अहम जानकारी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा, ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स 50 साल होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, एलएनजेपी अस्पताल जाएंगे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज एलएनजेपी अस्पताल जाएंगे। मंत्री आतिशी से मिलने के लिए अखिलेश यादव जाएंगे। कल आतिशी को आईसीयू में भर्ती कराया गया था, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में जाएंगे सपा के प्रमुख अखिलेश यादव। आतिशी से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। कल आतिशी को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालचाल जानने के लिए अखिलेश यादव एलएनजेपी अस्पताल में जाएंगे, मुलाकात करेंगे और आपको बता दें कि यहां पर हालचाल जानते हुए नजर आएंगे। कल आतिशी को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। एलएनजेपी अस्पताल जाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। कल आतिशी को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद आतिशी को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
और आज खबर ये कि एलएनजेपी अस्पताल में मुलाकात करने के लिए, हालचाल जानने के लिए सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जाएंगे। तो कल आतिशी को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। एलएनजेपी अस्पताल जाएंगे अखिलेश यादव, मुलाकात करेंगे, हालचाल भी जानेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, यूपी में युवाओं को रोजगार मिलेंगे, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। युवाओं के भविष्य को लेकर एक खुशखबरी सामने आई है। जुलाई में 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। अवर अभियंता सिविल के 4,612 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 3,440 पदों पर भर्ती होगी। जेई सिविल के 2,847 पदों पर भर्ती होगी। सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 1,828 पदों पर भर्ती होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 1,002 पदों पर भर्ती होगी। तो आपको बता दें कि युवाओं के भविष्य से जुड़ी ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारी संख्या में, भारी मात्रा में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर ये एक पहल की शुरुआत की गई है। यूपी में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जुलाई में करीब 13,000 पदों पर भर्ती होगी। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लगातार युवाओं की ओर से रोजगार का मुद्दा उठाया जाता है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, एक खुशखबरी सामने आई है। जिस तरह से युवाओं की ओर से रोजगार का एक बड़ा मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश यूपी सरकार की ओर से लगातार इस पहल की शुरुआत की गई है कि 13,000 युवाओं को खाली जो भर्ती पद पड़े हैं उन पर नियुक्ति की जाएगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए खुशबू, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है, जब से इन्होंने दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है तब से भर्ती जो है करके और उसको जो है लगातार नियुक्ति पत्र भी लोगों को देते थे। चुनाव के दौरान जो है ये बात उठी, अखिलेश यादव ने उठाया कि देश में 80 लाख जो है पद खाली हैं। कांग्रेस ने इसको एजेंडा अपना बनाया और उसके बाद जो है सरकार को लगा कि जो यूपी में हमारी हार हुई है उसके पीछे ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं इसकी है कि खाली पद न भरे जाना। तो 13,000 यूपी में जो है पद सरकारी खाली हैं, जिनको भरकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अगले महीने का विज्ञापन आएगा और ये माना जा रहा है कि 15 दिन के बाद जो है विज्ञापन आ जाएगा और भर्तियों का काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो 15 दिन बाद विज्ञापन आएगा उसके बाद 180 से अधिक जो अधियाचन भेजे जा चुके हैं। अब ये जो है जो अधियाचन भेजे गए हैं इसके आधार पर जो एएनएम के 4800 पद हैं, लेखपाल के 4700 पद हैं, कनिष्ठ सहायक के 1100 पद हैं, अवर अभियंता के 4612 पद हैं और प्राविधिक सहायक के जो 3446 पद हैं, जेई सिविल के 3487 पद हैं और सहायक लेखाकार के 1828 पद हैं। इसके अलावा जो कनिष्ठ जो है विश्लेषक के पद 361 पद हैं और स्टोर कीपर के जो है 200 पद हैं और फार्मासिस्ट के 397 पद हैं। तो ये पद जो है इतने खाली हैं जिनको भरने के लिए कवायद चल रही है और ये माना जा रहा है अगले महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद लिखित परीक्षा लेकर के फिर भर्ती की जाएंगी। तो इससे सरकार को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन उठा रहा था कि ये सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है और जिनको रोजगार विरोधी है तो और सरकारी पद खाली पड़े हैं, तो ये पद भर जाने से थोड़ा इसको राहत महसूस करेगी और माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ की अच्छी पहल है जिससे युवाओं को भी राहत मिलेगी। 13,000 लोग सरकारी नौकरी पा सकेंगे। जी खुशबू, जिस तरह से लगातार नेट परीक्षा को लेकर एक सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है और इसी बीच सरकार की ओर से इस तरह के भर्ती पद को निकालना, क्या विपक्ष को मुंह को बंद करने के लिए इस तरह का किया गया है या फिर सच्चाई ये है कि युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार जागरूक है? देखिए दोनों चीजें हैं। एक तो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, योगी आदित्यनाथ लगातार उसका जवाब दे रहे हैं और इसके जवाब में कार्रवाई हो कि वो सारे विभागों को उन्होंने पत्र भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि सब विभाग जो खाली पद हैं उसको जो एडवर्टाइज कराएं और उन पर भर्तियां करें। सिर्फ हायर एजुकेशन विभाग इसमें भी जो है जागरूक नहीं हो पाया है कि उसके जो क्लरिकल स्टाफ हैं उसके जो है अभी तक कई अधियाचन जो है क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों के यहाँ लंबित पड़े हैं 10 साल से, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। अभी जनता टीवी से उस शिक्षा मंत्री ने कहा था बात कि हम जो है जल्द ही ये भी प्रक्रिया शुरू कराएंगे कि जो अधियाचन लंबित है उनको करके और विज्ञप्तियां निकाल करके भर्ती कराएंगे। तो ये दूसरी चीज सरकार ये चाहती है कि विपक्ष मुंह न उठाए कि वे भर्ती करके, और दूसरा जो नीट के नकल और कई और पर्चे आउट होने की बात है, इससे यूपी सरकार की छवि और देश भर में जो है भाजपा सरकार की छवि खराब हुई है। अब
कल जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें लाया गया कि हाँ जो पकड़ा जाएगा पर्चा आउट करने के या कोई साजिश करने में तो उसको 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद जो है उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और न्यूनतम 2 साल तो कारावास होगी। तो इससे माना जा रहा है कि सरकार थोड़ा गंभीर है और वो पेपर आउट होने के प्रति भी गंभीर है और नई जगह जो खाली हैं उनको भरने के भी गंभीरता दिखा रही है। जी बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं के भविष्य को देखते हुए कई परिणाम सामने आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नेट पेपर लीक मामले जिस तरह से विपक्ष हंगामा किया है उसको देखते हुए सरकार की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है, या फिर यूं कह ले कि लगातार विपक्ष और लोगों को देखते हुए सरकार की ओर से इस पहल की शुरुआत करते हुए युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार जागरूक नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद जिले की अमृतसर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुशील शाक्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात हुई है। बता दें कि अमृतपुर विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सीएम योगी को कई पत्र भी दिए हैं। आगरा के गांव रूपधनु दोहरी आत्महत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एक्शन मोड में आ रहे हैं। बता दें कि उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए के नगद चेक के साथ सांत्वना दी है। साथ ही मृतक होमगार्ड प्रमोद के बेटे को 20 दिन बाद बालिक होने पर नौकरी देने के निर्देश दिए। इसके बाद एसपी एतमादुपुर सुकन्या शर्मा को तत्काल प्रभाव से आरोपी दरोगा को जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही तहसीलदार और एसडीएम को आड़े हाथ भी लिया है। अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। आगरा में सड़कों पर हाथों में बैनर लिए खड़ा देखा युवक, लोगों को पेड़ लगाने का दे रहा संदेश, ट्रीटमेंट के नाम से है मशहूर। सीतापुर के मोहाली में बड़ा सड़क हादसा, मजदूरों से भरी बस पलटी, 25 लोग हुए हैं जख्मी। अलीगढ़ के खैर में कार की टक्कर से 3 बाइक सवारों की मौत, पुलिस ने शव को कराया है पोस्टमार्टम, जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद के वाहिदपुर में 5वें दिन बाक्यू का धरना प्रदर्शन, धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे बाक्यू प्रदेश अध्यक्ष एडीएम के आश्वासन पर खत्म हुआ है धरना। चंदौली में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार का हुआ है तबादला, आदित्य लांघे होंगे चंदौली के नए पुलिस अधीक्षक। कासगंज में डीएम सुधा वर्मा का लखनऊ हुआ तबादला, मेधा रूपम होंगी कासगंज की नई डीएम। आगरा में दोहरे आत्महत्या मामले में एक्शन मोड में आए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, आरोपी दारोगा को जेल भेजने के दिए निर्देश, पीड़ित परिवार को दी है सांत्वना। बरेली में समरीन बनी है सुमन ने हिंदू युवक से रचाई शादी, अपनाया सनातन धर्म। कानपुर देहात में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से की है लाखों रुपए की ठगी, लोगों ने पुलिस में की है शिकायत, पुलिस अधीक्षकों ने दिलाया है न्याय का भरोसा। रायबरेली में दिन दहाड़े दबंगों ने दुकान का तोड़ा ताला, पीड़ित ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने के लगाए आरोप, एसपी से लगाई है न्याय की गुहार। फतेहपुर में मोरंग लदी वाहनों से अवैध वसूली करती दिखी है पुलिस, वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में मचा है हड़कंप। बागपत में मामूली कहासुनी को लेकर 2 सफाई कर्मचारियों में हुआ है विवाद, एक सफाई कर्मचारी की हुई मौत, एक महिला समेत 4 लोग हुए घायल, पुलिस ने मामले में शुरू की है जांच पड़ताल। लखीमपुर खीरी में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह का ट्रांसफर, आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल बनी डी। रायबरेली में ज्ञात लोगों ने शराब दुकान पर की है मारपीट, घटना में अधेड़ को गंभीर रूप से आई है चोट, परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया है भर्ती। आगरा में बीच रात्रि के काट रहे युवक से रास्ता मांगने पड़ा भारी, टेम्पो चालक की जमकर की है पिटाई, पुलिस ने मामला किया है दर्ज। फर्रुखाबाद में नवनिर्वाचित सांसद मुकेश राजपूत ने ली है लोकसभा के लिए शपथ, बाबा नीम करोरी धाम के लगाए जयकार। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी है गोली, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कासगंज में दबंगों का कहर, फर्नीचर के
लिए दुकानदार को पड़ा महंगा, दबंगों ने दुकानदार पर की है फायरिंग। बागपत में बाइक सवार बदमाशों ने की है कई राउंड फायरिंग, गोली लगने से 2 युवक घायल, दोनों को हायर सेंटर में किया गया रेफर। अलीगढ़ में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को दिया है ज्ञापन, मुस्लिम युवक की हत्या में फरार चल रहे हत्यारों की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। मथुरा में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने बाइक पर बैठे युवक को मारी है गोली, इलाके में फैली सनसनी, एसएसपी ने किया है घटनास्थल का मुआयना। फतेहपुर में बिजली की शॉर्ट सर्किट से जिला अस्पताल में लगी आग, मचा है कोहराम। कानपुर देहात में पुलिस ने पकड़ा गौवंशों से लदा हुआ ट्रक, 25 गौवंश हुए बरामद, 3 की मौत हुई। तो इसी बीच अगर राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, स्पीकर चुनाव से पहले पीएम की बैठक, वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। थोड़ी देर में स्पीकर का चुनाव होगा, लेकिन खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। स्पीकर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की यह बैठक कई मायनों में खास रहने वाला है। वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की यह बैठक, थोड़ी देर में लोकसभा में होगा स्पीकर पद का चुनाव। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।